मेरा नाम रानी है और ये मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति ने मुझे तलाक दे दिया था, तब मेरी उम्र बहुत कम थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी 30 साल के आदमी से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा वर मिलना मुश्किल था। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वो घर आते तो तबीयत का बोल के जल्दी सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद मुझे वह सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की जरूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती थी, क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारे नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने युवा बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका बेटा घर आया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसका गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फिल्मी हीरो हो। मैंने उसे देखकर सोचा कि वह किसी राजा का बेटा होगा। मैं रवि का बेटा अजय हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते थे, वैसे ही मैं भी अपना काम पूरी तरह ईमानदारी से करूँगा। फिर मैं अजय को अंदर आने के लिए बोली और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? तब वह युवक मुझसे बोला, मालकिन, मैंने अभी अभी तो आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम अजय है, और रही बात काम की तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं अजय की तरफ रोमांटिक नजरों से देखी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज्यादा जरूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूंगी क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन की प्राइवेट इच्छाएं पूरी करोगे? अजय ने मुझे चौंकाते हुए कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने अजय को उसका काम समझाया और काम समझने के बाद अजय ने काम शुरू किया। वह मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नजरें हमेशा उसी पर लगी रहती थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे देखती रहती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब भी अजय थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती थी। मुझे वह बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अजय मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था तभी से मेरे दिन की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन वह बहुत परेशान थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले जब भी मैं किसी काम के लिए बाहर जाता था तो रवि तुम्हारे पास होते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। रवि का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, रवि नहीं है तो अजय तो है ना, आप बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाएं और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूंगी। अजय भी हमारा नौकर है ना, और वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। आपको किस बात की चिंता है? और मैं अपनी देखभाल खुद भी कर लूंगी। फिर मेरे पति ने अजय को उसका काम समझाया और मुझे छोड़कर कहीं भी न जाने की हिदायत दी, और फिर वह अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। अब पति के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर टीवी वीडियो देख रही थी, लेकिन
आज मुझे मोबाइल पर वैसी वीडियो देखने का मन नहीं था क्योंकि मैं रोज़ वैसी वीडियो देखती थी और आज मुझे वह सब असल में करना था। मेरी 2 शादियां हो चुकी थी लेकिन मैं अब तक वह सब नहीं की थी। अब जब से मैंने अजय को देखा था तब से मेरी इच्छाएं बढ़ गई थी। मैं बार बार अजय की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी लेकिन मुझे उस चीज की तड़प हो रही थी जिसकी मुझे बहुत ज्यादा चाहत थी और अब वो मौका भी मेरे सामने था, लेकिन मैं और कितनी देर तक रुक सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजय को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं क्योंकि वह केवल अपने काम में बिजी था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन मैंने अजय को अपने रूम में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे सब कुछ बता रही थी तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर रूम से चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजय को कैसे मनाऊं। मैं उस पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ अजय के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उससे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने गिरने का नाटक किया ताकि अजय मेरे पास आए। अजय ने आकर मुझे उठाया और जब वो मुझे उठाया तो मेरा शरीर उसने किया तो मानो स्वर्ग का सुख मिला हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं बहुत खुश थी। अजय मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं अपना सर उसके कंधे पर रखकर बस उसे देख रही थी, लेकिन उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूँ। अजय मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन मुझे उसके दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और बोली, अजय मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार भी उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला, मालकिन आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 1 घंटे बाद अजय घर वापस आया और उसके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ थोड़ा चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवा लिख देती हूँ, आप इसे लेकर आराम करिए, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और चली गई। उसके बाद मैं अजय से पूछी, ये डॉक्टर लड़की कौन है? तब अजय ने कहा, मालकिन ये मेरी पत्नी है और ये आपकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, आप बस आराम करिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ है, उन्हें बाथरूम में ले जाने में मदद करना और उनका हर काम करना। मैं आश्चर्य से अजय को देख रही थी। फिर अजय मुझसे कहने लगा, मालकिन इस घर में ना तो मालिक हैं और ना ही कोई महिला, आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। इसके बाद अजय ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। अजय की पत्नी जब चली गई तो अजय ने मुझसे कहा, मालकिन हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम अपनी सीमाओं में कैसे रहना है
ये अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप बड़े लोग हैं और आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। ये कहकर अजय यहाँ से चला गया। उसके बाद अजय की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। अजय घर का काम करता और उसकी पत्नी मेरी देखभाल करती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। जब मैं 15 साल की थी और मेरा 19 साल का सौतेला भाई मेरे साथ ही सोता था और रोज रात को मुझे कोई चीज चुभती थी। उस वक्त मैं नादान थी, लेकिन एक दिन मैं परेशान होकर उस चुभती चीज को पकड़ लिया तो मेरे भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे साथ जो किया, मेरी चीखें निकल गईं। मेरा नाम सिमरन है और मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं अब 24 साल की हो चुकी हूँ और बचपन में हुए एक घटना से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। हॉस्पिटल में मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। मैं शाम 7 बजे काम पर आ जाती हूँ और सुबह के 7 बजे घर चली जाती हूँ। एक दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी मुझे दी गई। जब मैं उस पेशेंट के पास गई तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे वक्त मानो थमसा गया। मैं जल्दी से मास्क पहन के अपना चेहरा छुपा लिया और यही उम्मीद कर रही थी कि वह पेशेंट मुझे पहचान ना पाए। ऐसे भी ये पेशेंट मुझे नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वह मुझे तब पहचानता था जब मैं 15 साल की थी। एक नर्स ने बताया कि वह किसी के साथ मारपीट करते हुए घायल हुआ है और मैं मन ही मन यही दुआ मांगने लगी कि वह मर जाए। लेकिन किसी पेशेंट के लिए ऐसी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। जब वह सोता था तो मुझे लगता था कोई ऐसा इंजेक्शन दे दूं कि वह मर जाए, लेकिन मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती थी। मेरी नौकरी चली जाएगी। वह पेशेंट जब थोड़ा ठीक हुआ तो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। मैं अपना चेहरा और बाल छुपा कर रखती थी, पर वह मेरी आंखों में घूरता रहता था, जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। और मैं यही दुआ मांगती कि वो मुझे पहचान न पाए, क्योंकि मेरी जिंदगी का दर्दनाक हादसा वहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद मैं एक के बाद एक ठोकरें खाती रही। कुछ दिनों में वह लड़का डिस्चार्ज हो गया। मैं भेष बदलकर उसका पीछा करने लगी। मैं उसके बारे में पता लगाना चाहती थी कि वह कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई था। जब मैं 13 साल की थी तो मम्मी पापा और मैं एक साथ सुखी परिवार थे, लेकिन तभी एक दिन हमारे पड़ोस में उषा आंटी और उसका बेटा रहने आया। उषा आंटी एक विधवा थी। वे अक्सर हमारे घर पर आ जाती थी और मेरी माँ से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उस वक्त क्या पता था कि ये औरत और उसका बेटा हमारी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बना देंगे। एक दिन मेरी माँ को बहुत बुखार आ गया और वह बिस्तर पर पड़ गई। बहुत इलाज कराने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। मोहल्ले की एक औरत ने कहा कि जरूर ये उषा आपको कुछ मिलाकर खिलाती है। वह अच्छी औरत नहीं है। उसको आपके पति के साथ कई बार बात करते हुए देखा है। एक विधवा औरत जात को पराए मर्द से आखिर क्या काम है। उषा आंटी तो अक्सर घर पर आती है और मम्मी को अक्सर खाना बनाकर खिलाया करती थी। उस औरत की बात से मेरी माँ को शक होने लगा और उषा आंटी का घर पर आना जाना बंद कर दिया। उषा आंटी के हाथ से खाना खाना भी बंद कर दिया और उसके बाद मेरी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब माँ को लगने लगा था कि जरूर औरत में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी उषा आंटी मुझे मिल जाती थी, पर मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि क्या पता उनके दिल में क्या है। मैं भी कई बार बाहर पापा को और उसको बात करते हुए देखा था। मेरी मम्मी और पापा में भी अक्सर झगड़ा हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि दोनों में किस बात पे झगड़ा होता है, क्योंकि मैं अपने कमरे में सोई थी और उनके कमरे में झगड़े की आवाज आती थी। और एक दिन मेरी मम्मी मर गई। उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। मेरी मम्मी की मौत मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि मेरे पापा मुझे मेरी मम्मी के करीब नहीं जाने दिए थे।
मैं बहुत रोई थी और रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। और कुछ ही दिनों में मेरे पापा ने उषा आंटी से शादी कर ली। वो और उनका बेटा पिंटू हमारे घर पर रहने आ गए थे। मुझे उषा आंटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हमारे परिवार में इतनी मुसीबत आई थी। मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ एक कमरे में सोते थे और मेरे कमरे में मेरे सौतेले भाई को सोने को कह दिया। अब वह मेरे साथ सोने लगा था। मैं उस वक्त एक नादान बच्ची थी और मेरा भाई एक 19 साल का जवान लड़का। मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था उसके साथ सोने में, पर हमारे घर में और कमरा नहीं था। मजबूरी में मुझे उसके साथ सोना पड़ता था। कभी कभी उसकी हरकतें देखकर मेरा दम घुटने लगता था। अजीब अजीब गंदी हरकतें करता था। मैंने कई बार कोशिश की अपने पापा को बताने की, पर मेरे पापा उषा आंटी के प्यार में इस कदर पागल थे कि मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मैंने पापा से कह दिया कि पिंटू भैया जोर जोर से सांस लेते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे उनके साथ नहीं सोना। तो मेरे पापा इस बात पर मुझे डांटते थे और मुझे मेरी मरी हुई मम्मी की याद आने लगती थी, जो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। उषा मम्मी तो बस मुझे डांटती धमकाती रहती है और घर के कामकाज भी सिखाने लगी थी। कहती थी आज नहीं तो कल तेरी शादी होगी, फिर ससुराल में जाकर तुझे ये सब करना पड़ेगा। उषा मम्मी की एक बात अच्छी थी कि उन्होंने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, पर मैं उनसे बहुत नफरत करती थी। वह बुरी इंसान थी, लेकिन शायद इतनी भी बुरी नहीं थी। वह बस मेरे पापा को हासिल करना चाहती थी और अब मेरे पापा उन्हें मिल चुके थे तो मुझ पर भी कभी कभी रहम दिखा देती थी। वह मुझे स्कूल भी भेजती थी और कहती थी तुझे पढ़ना है, अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो अच्छी जगह शादी भी नहीं होगी। पर रात को वह मेरे पढ़ने के बाद घर का काम करवाती थी। हमेशा यही बोलती थी पहले पढ़ाई करेगी फिर काम करेगी। पर मैं उससे कभी प्यार ना कर सकी, लेकिन कभी भी उनसे बहस नहीं करती थी। एक दिन हिम्मत करके मैं उषा मम्मी को भैया के बारे में बताया। उषा मम्मी ने पूछा भैया तुझे हाथ तो नहीं लगाता? मैंने नामे सिर हिलाया तो उसने कहा तब कोई बात नहीं। देखते देखते ठंड का महीना आ गया। हमारे घर में एक्स्ट्रा रजाई नहीं थी तो मुझे एक ही रजाई में भैया के साथ सोना था। पर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। जब मैं रात को सोने लगी तो कोई चीज मेरे शरीर में चुभने लगी। अब मैं काफी घबरा गई। मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी, पर मैं नादान थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज मुझे चुभ रही है। मेरे साथ मेरा भाई ठीक से बात नहीं करता था, मुझे हर वक्त धमकाता रहता। मम्मी पापा के सामने तो सही रहता था, पर अकेले में मुझ पर हमेशा चढ़ता था। एक दिन सुबह में लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो उषा मम्मी ने ये देखा तो मुझे अलग से बुलाकर पूछने लगी कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? मैंने कहा मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर वह काफी चिंतित हो गई थी और मुझे गले लगा लिया था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वह क्यों घबरा रही है। पर अब जब भी मैं रात में सोने जाती तो कोई चीज मेरे पेट में तो कभी मेरी कमर में चुभती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि वह क्या चीज है। मैं काफी घबरा जाती थी और बिल्कुल पसीने पसीने हो जाती थी। सुबह उठती तो मैं घबराई हुई रहती थी। उषा मम्मी मेरे ऊपर नजर बनाए हुए थी और वह अक्सर मेरी तबीयत के बारे में पूछती रहती थी। एक दो बार तो वह मुझे लेडी डॉक्टर के पास भी लेकर गई और मेरा चेकअप करवाया था। मुझे आजकल उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी, पर उन्होंने इस बारे में मुझे या पापा से कुछ नहीं बोला था। वह मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती रहती थी। किसी ने तुझे हाथ तो नहीं लगाया? अगर कोई हाथ लगाया तो मुझे बताना। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और मैं कमजोर होती जा रही थी। मेरे पेट और कमर में दर्द रहता था। मैं 16 साल की होने वाली हूँ, पर मैं खिलने की जगह मुरझाती जा रही थी। जब सोने का टाइम होता तो मैं बहुत घबरा जाती और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने देखा भैया कुछ लड़कों के साथ बातें कर रहे थे। पिंटू भैया जिन लोगों से बातें कर रहे थे वह अच्छे नहीं थे और काफी चिल्ला रहे थे। शायद उनके बीच कोई झगड़ा हो रहा था। मैं घबराई हुई थी, जल्दी से घर आ गई थी। ये बात मैंने मम्मी से कह दी। फिर उषा आंटी और भैया के बीच में न जाने क्या बात हुई थी कि रात को सोते टाइम भैया मुझ पर चढ़ गया और मुझे धमकाने लगा
था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और मुझे धमका रहा था कि अपने काम से काम रखा करो। मैं उस रात के बाद से भैया की शिकायत करना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं भैया से दूर दूर रहती थी और वह मेरी तरफ ऐसे देखता था जैसे कि मुझे खा जाएगा। उसके अंदर मुझे एक बदलाव नजर आया था। मेरे सामने वह बिल्कुल जंगली हो जाता था और मैं यही सोचती थी कि इस घर पर ऐसे मैं कैसे टिक पाऊंगी। पर एक रात मैं सो रही थी और फिर से वह चीज मेरी कमर में चुभने लगी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं उस चीज को देखूंगी कि आखिर वह क्या चीज है। तो हिम्मत करके मैंने उस चीज को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगी। तभी भैया लाल लाल आंखें करके मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरा मुंह दबा लिया। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गई और मैं चीखने की कोशिश करने लगी, पर उसने मेरा मुंह दबा रखा था और मेरे ऊपर चढ़कर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरी रूह कांप उठी। जब उस रात भैया सो गया तो मैं चुपके से उठकर अपना कुछ सामान ली और दरवाजा खोलकर घर से भाग गई। मैं उस असुरक्षित घर को छोड़कर भाग गई जहां मेरे पापा और उषा मम्मी थे, क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा था। मैं रो रही थी और दौड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तभी मुझे ख्याल आया कि पड़ोस के शहर में मेरी मौसी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। मौसी विधवा थी। मैंने सोचा शायद वह मुझे अपने साथ रख ले। मैं दौड़ती भागती गिरती किसी तरीके से उनके घर पहुंची। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। मौसी मुझे देखकर चौंक उठी। मैं मौसी के गले लग गई थी और रोने लगी थी और मैंने उन्हें वह सब कुछ बता दिया था जो मेरे साथ हुआ था। पर मौसी के घर की हालत देखकर मुझे समझ आया कि वह बहुत ही गरीबी से दिन गुजारती हैं। मौसा जी की मौत के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था, मौसी अगर मेरे पापा पूछें तो उन्हें मेरे बारे में मत बताना, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी मौसी भी बहुत रोने धोने लगी और कहने लगी कि बेटी मैं तो विधवा हूँ, मैं अपने बच्चों का ही पेट नहीं पाल पाती, फिर तुझे कैसे पाल पाऊंगी। मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तू घर वापस चली जा। पर मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी जहां मेरा सौतेला भाई था। मैंने अपनी मौसी के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे किसी के घर पर काम पे लगवा दो, मैं उनके घर रहूंगी और दिन भर काम कर लूंगी। मेरी मौसी ने कहा, तू अभी 16 साल की है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कोई तुझे काम पर रख ले। कुछ दिनों के अंदर मुझे एक घर में काम मिल गया। वह एक नर्स और डॉक्टर का घर था। उसने कहा था कि तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो, इसलिए कोई पूछे तो कहना तुम रिश्तेदार हो। उन्होंने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था और कहा था कि तुम्हें 10वीं तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे अपने बच्चों को संभालने का काम दिया था। स्कूल से आने के बाद मैं उनके बच्चों को संभालती थी जो कि 3 साल का था। मैं वहीं से अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया था और मेरे कपड़ों का इंतजाम भी वही करते थे। बस मुझे उनके बच्चे को संभालना पड़ता था। और जब मैं 22 साल की हुई तो उनका बच्चा भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन नर्स ने बताया कि हमें और काम के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। घर का नाम सुनकर मैं रोने लगी तो उस नर्स ने पूछा कि क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो मैंने सब कुछ बता दिया था जो मेरे घर पर हुआ था। नर्स ने मुझे हॉस्पिटल में आया के काम में लगा दिया और मैंने एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। मैं अपने सौतेले भाई का पीछा करने लगी थी। उसका पीछा करते करते मैं उसके घर तक पहुंच गई। मेरा सौतेला भाई थोड़ी देर घर पर रहा, फिर बाहर कहीं निकल गया। मौका देखकर मैं कमरे के अंदर गई। वहां देखा मेरी मम्मी पापा बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे अपने सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उषा मम्मी तो तुरंत उठकर मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू कहाँ चली गई थी।
हमने तुझे कितना ढूंढा पर तू हमें नहीं मिली। मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मेरा सौतेला भाई कमरे के अंदर आ गया था। जब उसने मुझे देखा तो कहा, तू वही आया है ना जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। मेरी सौतेली बहन, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके मम्मी पापा से कहा कि मैं भैया की वजह से ही घर से भागी थी, क्योंकि जब मैं और भैया एक रज़ाई में सोते थे तो कोई चीज़ मुझे चुभती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने जब वह चुभती हुई चीज़ को पकड़ लिया और अपनी और खींचा तो मेरा दिल दहल उठा, क्योंकि वह उसकी बंदूक थी। जब मुझे अपने भाई का राज पता चला तो उसने मेरे ऊपर चढ़कर मेरा मुंह दबा दिया था और कहा था कि मम्मी पापा को इस बारे में बताएगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरी माँ का किया था, गोली मार कर तेरी जान ले लूंगा। ये बात सुनकर मेरे पापा उठ खड़े हुए और कहने लगे, तुमने मेरी पत्नी को मारा था, पर क्यों? मैं तो यही समझता था कि उसे चोरों ने गोली मारी थी। उसने कहा, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मारा था ताकि आप मेरी मम्मी से शादी कर लो। मेरी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी, पर आपने उन्हें ठुकरा दिया था और बार बार उन्हें यही समझाते थे कि आप उनसे नहीं बल्कि मीना से प्यार करते हैं। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरे पापा मेरी मम्मी से ही प्यार करते थे, वह उषा आंटी से प्यार नहीं करते थे। भाई ने कहा, इसलिए मैंने उन्हें मारने के लिए उनके खाने में एक दवा मिला दी थी, जिससे कि वह बीमार हो गई थी। लेकिन फिर मीना नहीं मरी। मेरी माँ का आना जाना बंद कर दिया, जिससे कि मैं वह दवाई जाके उनके खाने में नहीं मिला सका। उषा मम्मी ये बात सुनकर हैरत में पड़ गई और कहा, तूने उनके खाने में दवाई मिलाया और जब तेरा काम नहीं बना तो उसे गोली मार दी, क्यों किया तूने ये सब कुछ? उसने कहा, मैंने आपके लिए किया क्योंकि मुझे पता था कि आप अकेली हो और दूसरी शादी करना चाहती हो। उषा रोने लगी और कहा कि मैं तेरी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। देख, सिमरन एक आया बन गई, जबकि उसे घर का आराम तक नसीब नहीं हुआ, और तू एक गुंडा और वो जान बचाती है तो जान लेता है। हमारे घर से अभी के अभी निकल जा और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। तुझ में जरा भी शर्म है तो अपना गुनाह कबूल कर ले, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। मेरा भाई गुस्से से घर से चला गया, पर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि शहर छोड़कर कहीं भाग गया। मैं उसके बाद से मम्मी पापा के साथ ही रहने लगी थी और आया का काम करती थी। मैं उषा मम्मी को हमेशा गलत समझती रही, लेकिन मेरी सौतेली माँ तो अच्छी इंसान थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी अच्छे घर में शादी करवा दी। दोस्तों, कहानी जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। शीतल 21 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। शीतल 2 भाई बहन थे। पहले उसका बड़ा भाई था राज, जो 25 साल का जवान लड़का था। फिर शीतल थी। एक दिन गांव से शीतल के दादा की मौत की खबर आई। ये सुनते ही शीतल की मम्मी पापा ने फैसला किया कि दोनों बहन और भाई को घर पर ही छोड़ दें ताकि घर खाली ना रहे। शीतल ने अपनी माँ से कहा कि बड़े भाई को ही घर पर रहने दो और मुझे भी साथ ले चलो, मगर मम्मी ने ये कहकर शीतल को ले जाने से मना कर दिया कि बेटी, तेरा एग्जाम होने वाला है और तुम्हारे भाई की भी। तुम दोनों साथ में घर पर ही रहो और एग्जाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में बहुत दिन लग जाएंगे क्योंकि वहां हमारे सारे रिश्तेदार आए होंगे। काश उसकी मम्मी और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते तो शायद ऐसा दिन ना आता और आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो शीतल ने इतनी गंदी हरकत की। हुआ ये कि शीतल की 12वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई MA की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गए। अब शीतल भी अपनी परीक्षा की तैयारी में बिजी हो गई और भाई तो वैसे भी कमरे में घंटों
अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था, पर माँ की जगह शीतल की अब ड्यूटी हो गई थी कि वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करे। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। अभी मम्मी और पापा को गए सिर्फ 5 से 6 दिन ही हुए थे कि एक दिन की बात है, राज घर आया और अपने रूम का दरवाज़ा खोला और किसी को रूम में बैठाकर सीधा किचन में आया। शीतल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि किचन से जब बर्तन की आवाज़ आई तो वह किचन में गई तो उसने देखा भाई किचन में खाने की प्लेट निकाल रहा है। शीतल ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, भाई लाइए मैं निकाल देती हूँ। राज बोला, ठीक है, और ये कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। मैंने खाना प्लेट में लगाकर तैयार कर दिया और अपने भाई के रूम की तरफ खाना लेकर चली गई। शीतल ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो राज ने दरवाज़ा खोला और खाने की प्लेट ले ली। शीतल खाना देकर मुड़ ही रही थी कि उसकी नज़र भाई के कमरे में पड़ी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में अंदर कोई लड़की है। ये देखकर शीतल चौंक गई, पर अपने भाई को उसने महसूस नहीं होने दिया और राज का वैसे भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने शीतल के हाथ से खाना लिया, शीतल तिरछी नज़रों से कमरे में झांक कर देख रही थी और राज उसके जाने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही शीतल मुड़ी, उसने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। शीतल जब किचन में गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में वह अजनबी लड़की कौन है और फिर मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही शीतल ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नज़र का ये धोखा होगा, वहम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के साथ रूम में कोई लड़की हो। शीतल जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही बात उसके दिमाग में घर बना रही थी। शीतल ने सोचा, देखो तो सही कि आखिर मामला क्या है। इतने में फिर राज किचन की तरफ आया और शीतल से बोला, शीतल 2 कप चाय बना दो, मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं और मैं जब बाजार से घर आ रहा था तो मैं राशन का सारा सामान ले आया था, पर तुम देख कर बता दो कि कुछ कमी तो नहीं है, नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। शीतल बोली, ठीक है, अभी मैं 5 मिनट में चाय तैयार कर देती हूँ। शीतल चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। राज वहीं पास खड़ा चाय बनाने का इंतजार कर रहा था। राज ने शीतल से कहा, तुमको खाना नहीं खाना क्या? शीतल बोली, नहीं भाई, मैं कॉलेज में आज सहेलियों के साथ खाना खा लिया है, इसलिए मैं आटा गूंदने के बाद सोने चली जाऊंगी और शाम को सब्जी बनाऊंगी। इतनी देर में चाय बनकर रेडी हो गई। राज चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया, पर शीतल के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी। अब शीतल ने आटा गूंद लिया था और वह किचन के बाहर चली गई कि शायद भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज आए, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शीतल का रूम दूसरी मंजिल पर था। शीतल अपने कमरे में जा रही थी, अचानक उसकी हरकत बदलने लगी। दरअसल सीढ़ियों के बगल में ही उसके भाई के कमरे की खिड़की थी और शीतल को जब रहा नहीं गया तो उसने उस खिड़की से झांकने का फैसला किया। शीतल भी ये देखना चाहती थी कि क्या सच में भाई के रूम में कोई लड़की है या फिर उसका ये कोई वहम है। और अब शीतल ने सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अपने भाई के कमरे में झांका तो शीतल ने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल और दिमाग थमसा गया। कमरे के अंदर शीतल का भाई और वह लड़की एक दूसरे के ऊपर थे और कबड्डी खेल रहे थे। शीतल ने दोनों को देखकर अपना आपा खो दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और शीतल ने
पहली बार औरत और मर्द को ऐसी हालत में देखा था। कुछ देर ऐसा देख कर वह सुन पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटे बाद कुछ आवाज आने लगी तो शीतल की आंख खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आकर उसने देखा, वह आवाज नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। शीतल ने नींद में ही फोन उठा लिया। शीतल फोन पर कुछ बोलती उससे पहले उधर से लड़की की आवाज आई और लड़की कहने लगी, राज, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही शीतल समझ गई कि ये वही लड़की है जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और वह घर जाने के बाद उससे फोन पर बात करने की कोशिश में है। राज अपने कमरे में ही था और जब उसने फोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। उसने अपने भाई को ऊपर आता देखा तो तुरंत उस लड़की का फोन काट कर सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन शीतल के कमरे के बाहर ही था और जब राज शीतल के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा फोन कट हो गया है और शीतल सो रही है, पर शीतल सो नहीं रही थी, वह तो सोने का नाटक कर रही थी। राज ने तुरंत लड़की को फोन लगाया और फोन पर ही गंदी गंदी बातें करने लगे। दिन में वह हरकत और रात की ऐसी बातों ने शीतल को अब अपने आप पर काबू नहीं हो रहा था। रात के 9 बज चुके थे। शीतल ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। राज जब बात करके फोन से उठा तो उसने कहा, शीतल उठो, तुमने तो खाना भी नहीं बनाया है, कितना सोओगी। तब शीतल एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठी और बोली, क्या टाइम हो रहा है भाई। उसने कहा, रात के 9 बज रहे हैं, तुम तो घोड़े बेचकर सोई हो, खाना भी नहीं बनाया। अपने भाई की बात सुनकर शीतल ने एक्टिंग की, 9 बज गया है, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। राज ने कहा, जो तुम्हें खाना है वह खा लो, मैं बाहर से पराठा खाकर आया हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। और ये कहकर राज सोने चला गया और शीतल फिर से दिन का वह हादसा और रात की गंदी गंदी बातें सोचने लगी। शीतल के अंदर उसके जिस्म में हलचल हो रही थी। शीतल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इस उम्र की होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। और अब शीतल धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी, आखिर ऐसा करता ही क्यों है। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि लड़का हो या लड़की, कम उम्र में बहक ही जाते हैं और ये एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो मौत आने तक नहीं छूटता। और इन्हीं सब बातों और सोच की वजह से शीतल ने वह काम कर डाली जो एक सीधी और मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसके भाई ने भी खूब फायदा उठाया और रोज सुबह घर खाली देखकर स्टडी के बहाने उस लड़की को रोज लाया करता था। और शीतल भी सीढ़ी की खिड़की से छुप छुप कर वह अपने भाई का खेल देखती रहती थी। और लगातार ऐसा 8 दिन तक चलता रहा। 8 दिनों बाद शीतल के पापा वापस आ गए, क्योंकि शीतल के पापा की ड्यूटी जो थी। शीतल का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा, पर शीतल का अब पढ़ाई से ध्यान धीरे धीरे हटता गया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ ये है कि इंसान जो चीज देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है और यही चीज शीतल के साथ भी हो रही थी। शीतल की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज सुबह शीतल का भाई कॉलेज और पापा ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। शीतल घर में पूरा दिन अकेली रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लाकर पढ़ा करती थी और वह मैगजीन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा रंगीन थी, क्योंकि शीतल की जो उम्र थी उस उम्र में उसे वह मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए थी। पर शीतल ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीजों में बिताना शुरू कर दिया और अब शीतल की तबाही का रास्ता खुल गया था। शीतल अपनी उम्र से ज्यादा सेहतमंद और हसीन थी। शीतल को उसकी बढ़ती हुई उम्र ने भड़का डाला और नए नए रास्ते पर पहुंचने लगी, जिससे वह अपने सारे शौक पूरे कर सके। और फिर एक दिन घर की छत से ही
एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। शीतल ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर के साथ और समाज का डर सामने आया। शीतल जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी पापा आ जाती तो वह दिन रात चौकीदार की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती है। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसा गलत काम करे। एक दिन की बात है, शीतल कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई। शीतल कपड़े फैला ही रही थी कि दो घर छोड़कर उसे एक लड़का नजर आया, जो कि पहले भी शीतल को बहुत से इशारे कर चुका था, पर उस समय शीतल का कोई जवाब नहीं था, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और आज शीतल ने अपने भाई की वजह से उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। लड़का अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था, तब शीतल ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया। वह लड़का शीतल के इशारे को समझ गया था और जैसे ही शीतल ने उसको इशारा किया और वह बंदरों की तरह छतों को लांघ कर शीतल के पास आ गया। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले आई और बिना कुछ कहे ही उससे लिपट गई। शीतल के इतना करने पर उसे लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर उल्टा उस लड़के ने शीतल की बात को समझे बिना ही उसे अधूरा छोड़ दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और वह शीतल की ऐसी हरकत देखी तो वह लड़का राज का दोस्त भी था। जब उसने मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से शीतल को धमकी देकर चला गया। अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो वह उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा। पर उस लड़के के छोड़ने की वजह से शीतल अब भी मानी नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि मानो शेर के मुंह में लग गया हो और वह इससे अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के के जाने के बाद तुरंत ही राज घर आ गया। शीतल ऊपर कमरे में ही थी, वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आ गई। तब राज ने शीतल से बोला, कुछ खाने को मिलेगा? शीतल बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ। और वो अच्छा कहता हुआ चलता बना। शीतल नहाने चली गई। नहा कर निकली तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, आखिर उसके शरीर में ऐसी हलचल हो क्यों रही है। ये सब होने के बाद राज बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने शीतल को आवाज लगाया। शीतल ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी तो तुरंत नीचे आई और उससे लिपट गई। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और जब शीतल ने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी तो उसके समझ में आ गया कि शीतल आखिर उससे चाहती क्या है। और उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी और शीतल ने ऐसी हरकत की कि जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। और आज जब वह दोनों ऐसा कर रहे थे तभी शीतल की माँ गांव से आ गई और सब कुछ देख लिया। वह बर्दाश्त ना कर पाई और किचन में जाकर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। और कुछ घंटे बाद जब शीतल के पिता ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़े। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर पुलिस शीतल और उसके भाई को जेल में ले जाने के लिए तैयार थी। और जब शीतल के पिता को ये बात पता चली तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी खुद को मौत के घाट उतार लिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों का मन भटके। हमें रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।